दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, प्रशांत किशोर की पार्टी लॉन्च हो गई। पार्टी का चेहरा भी सामने आ गया और पार्टी ने 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया। लेकिन अब बिहार में उपचुनाव होंगे या चुनाव होंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन प्रशांत किशोर को जो लोग हल्के में ले रहे थे, मैं खुद भी उनमें से एक था। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि प्रशांत किशोर की रणनीति को लेकर मैं खुद भी बहुत ज्यादा मुतमईन नहीं था कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में कोई बड़ा दांव और बड़ी सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज इस मिथक को तोड़ने की तरफ प्रशांत किशोर ने कदम बढ़ा दिया है। प्रशांत किशोर की राजनीति के ढर्रे से मैं असहमत रहा हूं, लेकिन प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने के लिए, पार्टी बनाने के लिए जिस तरह से जनता से सीधे जुड़ना, पदयात्रा करना, यानी तमाम राजनीतिक तौर तरीके अपनाने की जो कोशिश की थी, उससे निश्चित तौर पर कोई भी व्यक्ति उसका मुरीद हुए बिना नहीं रह सकता। हाँ, आलोचना इस आधार पर हो सकती है कि प्रशांत किशोर की पार्टी का कोई वैचारिक आधार नहीं है और बिना विचारधारा के राजनीति पतितों की राजनीति होती है। बिना विचारधारा के राजनीति करना निश्चित तौर पर इस देश में सियासत को गताल खाते में ले जाने की कोशिश है। लेकिन अब चूंकि भारतीय राजनीति का उत्तर विचारधारा काल, पोस्ट आइडियोलॉजिकल एरा चल रहा है, तो जो लोग विचारधारा का बैनर लगा के बैठे हैं, उनमें भी कितनी विचारधारा बची है ये कहने की जरूरत नहीं है। बस फर्क इतना है कि वो घोषित तौर पर विचारधारा विहीन है, प्रशांत किशोर, और ये लोग जो कोई समाजवाद का, कोई दक्षिण पंथ का, कोई वामपंथी दलों को छोड़ दे तो तमाम जो दूसरे दल हैं, किसी न किसी वाद का, किसी न किसी आइडियोलॉजी का जो बैनर लगा के बैठे हैं, निश्चित तौर पर वो सिर्फ बैनर ही है, विचारधारा वहां भी नहीं बची है। लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रशांत किशोर के उस दांव की जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। और प्रशांत किशोर के इस दांव को देखकर, जन सुराज की इस मुहिम को देखकर, और आज जो पटना में जिस प्रकार से जितनी भीड़ की उम्मीद थी उतनी भीड़ भले ही नहीं जुटी हो, लेकिन जो दांव चला गया है स और मात के खेल में, सोशल इंजीनियरिंग की पूरी बिसात जो बिछाने की कोशिश पिछले 34-35 सालों से बिहार में चली है, उसमें प्रशांत किशोर ने अपनी तरफ से बड़ा पासा फेंका है। कामयाबी कितनी मिलेगी नहीं मिलेगी ये वक्त बताएगा, लेकिन प्रशांत किशोर ने बिल्कुल वही चाल चली है जो 2007 में उत्तर प्रदेश में उस वक्त की बसपा सुप्रीमो मायावती ने विधानसभा चुनाव के वक्त चली थी। क्या नारा था बसपा का? ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। और उत्तर प्रदेश में दलित सवर्ण एकता और उसमें मुसलमानों के ठीक ठाक समर्थन के बूते बहुजन समाज पार्टी मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट में, बहुकोणीय मुकाबले में केवल 26%, 27% वोट लाकर अकेले दम बहुमत के आंकड़े को पार कर गई थी। 403 सदस्यों की विधानसभा में बसपा ने 206 सीटें जीत ली थी। क्या प्रशांत किशोर ने उसी दिशा में कदम बढ़ा दिया है? जब प्रशांत किशोर ने यह बात कही थी कि बिहार में पहला चेहरा जन सुराज का जो होगा वो दलित समाज से होगा, और आज प्रशांत किशोर ने इसे कर दिखाया। तमाम नामों पर अटकल लगा रहे थे लोग, कुछ लोग तो चिराग पासवान का नाम भी चला रहे थे। कहा जा रहा था कि बिहार को लालू यादव और नीतीश कुमार के चंगुल से निकालने की कोशिशों में जब भाजपा कामयाब नहीं हुई, कांग्रेस ने तो कोशिश ही नहीं की, तो भला प्रशांत किशोर कैसे कामयाब होंगे? मैं अब भी कह रहा हूं प्रशांत किशोर कामयाब होंगे, इसमें मुझे संदेह है। लेकिन प्रशांत किशोर कामयाब हो सकते हैं, अगर कोशिश करें तो कामयाबी मिल सकती है। इस बात की गुंजाइश अब भी बनी हुई है। गुंजाइश इसलिए बनी हुई है क्योंकि बिहार की राजनीति स्टैग्नेंट हो गई है, स्थिर हो गई है। और बिहार में जो वोटों के अलग अलग समूह हैं, उन समूह को आप देखें, एक तबका सामान्य वर्ग के लोगों का है जिसे आमतौर पर सवर्ण कहा जाता है, एक तबका प्रभुत्वशाली पिछड़े वर्ग के लोगों का है, और एक तबका अति पिछड़े वर्ग का है, और एक तबका दलित वर्ग का है। प्रमुख रूप से 4 अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं, और इन्हीं चारों तबकों में से अल्पसंख्यकों के भी अलग अलग समुदाय समाहित हो जाते हैं, कोई जनरल में, कोई अति पिछड़ा में। अब बिहार की राजनीति में जो स्कोप बनता दिख रहा है, वो स्कोप क्या है?
भारतीय जनता पार्टी की कमान किसके हाथ में है? वो भी पिछड़े वर्ग के हाथ में है। दिलीप जायसवाल और सम्राट चौधरी यही भाजपा के चेहरा है। मतलब एक तरफ कुशवाहा वो भी पिछड़े वर्ग के, एक तरफ जायसवाल वो भी पिछड़े वर्ग के, एक तरफ नित्यानंद राय वो भी पिछड़े वर्ग के यादव समाज से, और एक तरफ जनता दल यूनाइटेड की कमान कहां है? वो नीतीश कुमार के हाथ में है, वो भी पिछड़े वर्ग से है। राष्ट्रीय जनता दल की कमान कहां है? वो भी यादव समाज से और एक ही परिवार के हाथ में है, लालू यादव के परिवार यानी तेजस्वी यादव के हाथ में। यानी तीनों प्रमुख दलों की कमान बिहार की राजनीति में 24-25% मानी जाने वाली पिछड़े वर्गों के हाथ में है। अब बिहार में एक सोशल चर्निंग जो चल रही है, जो सवाल उठ रहा था कि जब पूरी राजनीति में इंजन हर पार्टियों में पिछड़े वर्ग का लगा हुआ है, तो क्या अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और सवर्ण, क्या ये चार समुदाय जो हैं, दलित, सवर्ण, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक, क्या सिर्फ ये स्टेपनी की भूमिका में है? क्या इस राजनीति में इनकी भूमिका सिर्फ इंजन के पीछे चलने वाले बोगी की है? और आगे अब चाहे 7,000 हॉर्स पावर का इंजन हो या 12,000 हॉर्स पावर का इंजन हो, कोई भी इंजन हो, वो इंजन सिर्फ भाजपा भी लगाएगी पिछड़े वर्ग का ही, जिनकी तादाद 1/4 के करीब ही है या उससे भी कम है। जदयू भी लगाएगी वो इंजन पिछड़े वर्ग का ही, राजद भी लगाएगी वो इंजन पिछड़े वर्ग का ही, और कांग्रेस पार्टी तो फिलहाल इंजन लगाने की सोचती ही नहीं है। तो उस परिस्थिति में बिल्कुल वही प्रयोग जो मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में उत्तर प्रदेश में 2007 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने किया था, यानी दलित सवर्ण एकता, और मोटे तौर पर कहें तो दलित ब्राह्मण एकता, और उसमें अल्पसंख्यकों के कुछ समुदायों को जोड़कर जो कामयाबी हासिल की थी, उस कामयाबी की तरफ बढ़ने की कोशिश प्रशांत किशोर की दिखाई दे रही है। मनोज भारती बिहार में दलितों के बीच की सबसे प्रभुत्वशाली बिरादरियों में से एक मानी जाने वाली रविदास समाज से आते हैं, लेकिन बिहार की दलित राजनीति में आमतौर पर पासवानों का वर्चस्व है। रामविलास पासवान, फिर अब चिराग पासवान। दलित समाज के बीच जो दूसरे प्रभुत्वशाली नेता हैं जीतन राम मांझी, वो उनके भी 2% के करीब वोट हैं। पासवान समाज के भी वोट हैं। तो ये जो 7-7.5% जो वोट हैं दो समुदायों के, पासवान समाज जिनका अपना नेता है और मुसहर समाज, मांझी समाज जिनका अपना नेता है, इसके अलावा भी बिहार में 10-11% दलित वोट हैं। और वो 10-11% दलित वोट क्या दलित मुख्यमंत्री को बनाने के लिए जाएंगे? बनाए ना बनाए, लेकिन क्या उस नारे के साथ जाएंगे? मनोज भारती के रूप में यह कवायद प्रशांत किशोर ने की है। मनोज भारती IAS अधिकारी रहे हैं, नेतरहाट से पढ़े हैं। मनोज भारती IIT के भी छात्र रहे हैं, यानी कुल मिलाकर एक पढ़े लिखे आदमी है। हाँ, यह बात जरूर है कि ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच के साथ राजनीति में सफल होना आसान नहीं होता, और राजनीति सिर्फ ब्रांडिंग और प्रोडक्ट सेलिंग का काम नहीं है। और यह भी संभव नहीं है कि एक दलित मैस्कॉट सामने रख दिया और वो दलित मैस्कॉट सामने रख के, वो चेहरा सामने रखकर दलितों के पूरे वोट को वो लेके चले जाएंगे, या ठीक ठाक वोट को लेकर प्रशांत किशोर चले जाएंगे। ये बात भी नहीं है। लेकिन इस बात की गुंजाइश जरूर है कि मनोज भारती के चेहरे के साथ अगर ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच को उसी तरह से प्रशांत किशोर और उनके जन सुराज ने छोड़ दिया जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने छोड़ा था, तो शायद कामयाबी की गुंजाइश बन जाए। अब सवाल उठता है कि अति पिछड़े वर्ग का क्या है? तो मत भूलिए कि अति पिछड़ा वर्ग आज की तारीख में नीतीश कुमार को वोट तो दे रहा है, लेकिन उसके बीच एक विमर्श का मुद्दा जरूर है कि क्या सिर्फ पिछड़े वर्ग के हाथ ही बिहार में कमान रहेगी? कर्पूरी ठाकुर के बाद कोई अति पिछड़ा मुख्यमंत्री नहीं बना बिहार में। और अति पिछड़े वर्ग की एक सामाजिक सच्चाई यही है कि ज्यादातर वहां कामकाजी अलग अलग पेशे में लगे हुए समुदाय हैं और लोग हैं, और वो पेशा वंशानुगत होकर जाति का रूप लेता चला गया। दलित समुदाय के भी ज्यादातर समुदायों की स्थिति यही है कि वो भी पेशागत रूप से किसी न किसी पेशे से जुड़े हुए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अति पिछड़े वर्ग को सामाजिक ऐतिहासिक रूप से अनटचेबिलिटी का
शिकार होना पड़ा। अति पिछड़ा वर्ग अनटचेबिलिटी का नहीं बल्कि सोशल बैकवर्डनेस का शिकार रहा। इतने का फर्क है, लेकिन सामाजिक अवस्थिति, आर्थिक अवस्थिति दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। और किसी भी सूरत में अति पिछड़े वर्ग के ज्यादातर लोग बिहार में डोमिनेंट पिछड़े वर्ग यानी प्रभुत्वशाली, वर्चस्वशाली पिछड़े वर्ग की तुलना में एक दलित चेहरे के साथ जुड़ना ज्यादा पसंद कर सकते हैं। यही स्थिति सवर्णों की है। जो डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि समाज के ऊपरी तबके और समाज के सबसे निचली पायदान पर मौजूद तबके के बीच सामाजिक एकता समय के साथ बनती चली जाती है। यह उत्तर प्रदेश ने दिखाया था। यह इंदिरा गांधी के जमाने में कांग्रेस ने दिखाया था, जब ब्राह्मण दलित मुस्लिम फॉर्मूले के साथ उसने पूरे देश पर कांग्रेस के संगठन के बिखरने के बाद भी 1967, 71 और 80 तीन चुनाव को इस ब्राह्मण दलित मुस्लिम एकता यानी सवर्ण दलित मुस्लिम एकता के साथ जीत करके दिखाया था। आज की तारीख में प्रशांत किशोर की कोशिशें वही है। कांग्रेस पार्टी के पास यह करने का मौका था बिहार में, वो कर नहीं पाई। मनोज भारती का चेहरा आगे करके, आगे प्रशांत किशोर किसी भी समय ऐलान भी कर सकते हैं कि मनोज भारती ही जन सुराज के सत्ता में आने की स्थिति में बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। स्वाभाविक है कि सामुदायिक चेतना इस देश में किसी भी सांप्रदायिक चेतना से ज्यादा बड़ी होती है। और इसके उदाहरण को देखना है तो जरा आप देख सकते हैं, तमाम तरह के हिंदुत्व के उभार के बावजूद नरेंद्र मोदी ने जिस ढंग से चुनावी हिंदुत्व को आगे बढ़ाया, बावजूद इसके चाहे जीत मिली हो या हार मिली हो, मोटे तौर पर यादव समुदाय का अधिकांश तबका यूपी और बिहार में लालू परिवार और मुलायम परिवार के साथ ही रहा। उत्तर प्रदेश में जाटों समुदाय का अधिकांश हिस्सा, चाहे मायावती की पार्टी चुनाव हारी हो जीती हो, उसके साथ ही रहा है। अब भले ही बसपा के कमजोर पड़ने से स्थितियां बदली हो, तो सांप्रदायिक चेतना की तुलना में, कम्युनल कॉन्शसनेस की तुलना में कम्युनिटी कॉन्शसनेस वो ज्यादा तेजी से फैलती है और ज्यादा प्रभावी होती है। इस बात को प्रशांत किशोर ने शायद समझ लिया है। खुद प्रशांत किशोर को कई लोग प्रशांत किशोर पांडे कहते हैं। ठीक है, जन्म से वो ब्राह्मण है, उनके साथ ब्राह्मण जुड़े भी हैं। और चूंकि प्रशांत किशोर खुद मुख्यमंत्री का चेहरा बनते, खुद पार्टी का चेहरा बनते, तो ये बात भी तय थी कि दलितों और अति पिछड़ों को तो छोड़िए, सवर्णों की जो दूसरी बिरादरी है, मसलन राजपूत, भूमिहार वगैरह, वो भी नहीं जुड़ पाते। शेख पठान वगैरह भी शायद उनसे नहीं जुड़ पाते, जो अल्पसंख्यक सवर्णों की बिरादरी है। आज की तारीख में जब दलित चेहरा सामने आया है, तो फिर यहां पर ब्राह्मण, ठाकुर, शेख, पठान, भूमिहार भूल जाइए। आज की तारीख में सवर्ण वोटर प्रशांत किशोर की पार्टी यदि मजबूती से चुनाव लड़ती दिखी, तो उस चुनाव में यह बात करीब करीब तय है कि सवर्ण मतदाता और कुछ हद तक अति पिछड़ा मतदाता, कुछ हद तक अकलियत, अल्पसंख्यक मतदाता, पिछड़े वर्ग के नेतृत्व वाली भाजपा, जदयू और राजद की तुलना में मनोज भारती के चेहरे वाली जन सुराज के साथ जुड़ना ज्यादा पसंद कर सकता है। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि देखिए, ब्रांडिंग में प्रशांत किशोर की कोई सानी नहीं है। प्रशांत किशोर ने कई पार्टियों को और कुछ सिखाया नहीं सिखाया, लेकिन प्रोडक्ट कैसे बेचा जाता है, ब्रांडिंग कैसे की जाती है, यह बात जरूर सिखाया है। और जब ब्रांडिंग प्रशांत किशोर ने दूसरों को सिखाई है, तो अपने चेहरे की ब्रांडिंग तो करके ले जाएंगे, यह तो तय मानिए। लेकिन सवाल यह है कि जो बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि गांधी के साथ अंबेडकर की फोटो भी उनकी पार्टी के पोस्टर पर होगी, बात सिर्फ पोस्टर से नहीं होती है। सियासत में अपने मैसेज को जमीन पर पेनिट्रेट करना होता है, जमीन तक पहुंचाना होता है। उद्धव ठाकरे के पक्ष में माहौल था लोकसभा चुनाव में, लेकिन उद्धव ठाकरे अपने सिंबल को, अपने चुनाव चिन्ह को, जो छीनकर उनका पुराना चुनाव चिन्ह चला गया था शिंदे गुट के पास, और अपने नए चुनाव चिन्ह को जमीन तक उस तरीके से नहीं पहुंचा पाए थे जिस तरीके से अपने नए चुनाव चिन्ह को शरद पवार ने अपने सीटों पर पहुंचा दिया था। तो ये एक पॉलिटिकल मैसेज, पॉलिटिकल ट्रेनिंग और एक पॉलिटिकल मिजाज, इन तीनों को प्रशांत किशोर रणनीतिकार से नेता बनने के बाद कैसे जमीन पर उतार पाएंगे, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन स्ट्रेटजी को,
रणनीतिक तौर पर, ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स के तौर पर देखें, सियासी अरिथमेटिक के आधार पर देखें, इक्वेशनल पॉलिटिक्स के यानी समीकरणों की राजनीति के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, फायदे और नुकसान, इन दोनों के चश्मे से देखें तो प्रशांत किशोर का दांव तो बहुत सटीक है, लेकिन उस दांव को नतीजे में बदलने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, यह सिर्फ नारे से बसपा को जीत नहीं मिली थी। 2007 में जीत जाकर तब मिली थी उत्तर प्रदेश में बसपा को, जब कांसीराम ने बसपा को इस लायक पहुंचाकर छोड़ा था कि वहां से वो दूसरे सामाजिक समीकरणों को गढ़ सके और उसे गढ़ने की प्रक्रिया में अपने जनाधार को भी अक्षुण्ण रख सके। अभी प्रशांत किशोर को जनाधार भी साबित करना है, चेहरे की भी ब्रांडिंग करनी है मनोज भारती के रूप में एक दलित चेहरे की, और दलित सवर्ण अति पिछड़ा एकता गांव गांव में बने, पंचायत स्तर पर बने, कस्बा स्तर पर, मोहल्ला स्तर पर बने। ये काम भी प्रशांत किशोर को समन्वय का करना होगा, तब जाकर होगा। राजनीति सिर्फ बाहर से प्रोफेशनल आए और बैठ गए और प्रोफेशनल बैठ करके 10 तरह की ब्रांडिंग करके पैम्फलेट बांट दिए, अच्छे दिन आने वाले हैं जैसे, उस तरह से नहीं होती है। अच्छे दिन वालों के पास भी लोकसभा में पिछले 5-6 लोकसभा चुनाव से 100 से कम सीटें लोकसभा में कभी नहीं थी। मुख्य विपक्ष का दर्जा उनके पास हमेशा था, सत्ता का दर्जा भी 2 बार पहले मिल चुका था सत्ताधारी दल का, तब जाकर अच्छे दिनों की बिसात को बिछाई गई थी। और अन्ना हजारे के आंदोलन ने भी परिस्थितियां पैदा की थी। आज बिहार में ऐसा कोई आंदोलन नहीं है। लोग जरूर उबे हैं 34 साल के शासनकाल से, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि नीतीश कुमार का शासनकाल बहुत खराब है। कोई ये भी नहीं कह रहा कि लालू यादव ने सामाजिक न्याय की जो लड़ाई वीपी सिंह ने छेड़ी उससे लालू यादव ने पीछा छुड़ाया, बल्कि लालू यादव को लोग क्रेडिट देते हैं। और सामाजिक न्याय की मुहिम को आर्थिक न्याय से कुछ हद तक जोड़ने का काम नीतीश कुमार ने भी किया। सब लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन बदलाव की भी चाहत रखते हैं। बस बदलाव के लिए उनके पास विकल्प का अभाव है। विकल्प प्रशांत किशोर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, रणनीति तो अच्छी बना दी है, अब आगे वो दे पाएंगे विकल्प या नहीं दे पाएंगे, इसके आगे उनकी मेहनत, उनकी टीम की स्ट्रेटजी और बिहार की सियासत को समझने में जो प्रारंभिक तौर पर उन्होंने एक सकारात्मक दिलचस्पी दिखाई है, यह दिलचस्पी हकीकत में बदलने के लिए उनकी स्ट्रेटजी कैसी है, इस पर काफी कुछ निर्भर करता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।